चलिए पॉइंट देखिए, हम लोग का चर्चा क्या करना था। उच्च न्यायालय चर्चा करने जा रहे थे। इससे पहले का लेक्चर अगर आपके पास नहीं होगा तो यूट्यूब पर भी जाके देख सकते हैं, और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और यदि लगातार कंटिन्यू देखना चाहेंगे तो अपना एप्लीकेशन स्टडी पॉइंट पटना, उस पर आप इंस्टॉल करके परचेज कर सकते हैं। पहले पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। कौन अनुच्छेद 224। लेकिन ऐसा एक संसद विधि बनाया है कि दो राज्य चाहे दो से अधिक राज्य का एक एक उच्च न्यायालय होगा। कौन अनुच्छेद 231। क्लियर है। वर्तमान में भारत में 25 गो उच्च न्यायालय है। कितना टोटल हाई कोर्ट है? 25 है। जिससे 3 गो उच्च न्यायालय ऐसा है जिसका अधिकार क्षेत्र एक राज्य से अधिक है। मतलब कौन अनुच्छेद के तहत 3 गो राज्य है? 231 के तहत ऐसा 3 गो उच्च न्यायालय है जिसमें 2 से अधिक राज्य का है। केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करें, वर्तमान में 8 गो केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर 2 गो के अपना उच्च न्यायालय है। बाकी और किसी केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय नहीं है। प्रत्येक उच्च न्यायालय का गठन एगो मुख्य न्यायाधीश होता है और बाकी अन्य न्यायाधीश होता है। माने प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश होते हैं। अब कितना अन्य न्यायाधीश होंगे इसका कोई जरूरी नहीं है। कितना अन्य न्यायाधीश होंगे इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है। समझ में आ रहा ना बात? चलिए आगे देख लीजिए क्या कह रहा है। हाँ हाँ, अब देखिए कहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश। वकील न्यायाधीश नहीं ना होता है। हाँ, बहुत वकील तो बहुत ही प्रैक्टिस करेंगे। ना 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 ना, वकील वकील निश्चित नहीं रहता है। नहीं समझ में आया ना भाई? देखिए हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, नहीं समझे इसका मतलब। हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में, प्रत्येक हाई कोर्ट में गठन एगो मुख्य न्यायाधीश होगा, एगो चीफ जस्टिस होगा। स्पष्ट है? एगो मुख्य न्यायाधीश होगा और बाकी सब क्या रहेंगे? अन्य न्यायाधीश। एगो मुख्य न्यायाधीश हो बाकी अन्य न्यायाधीश। तो वही कह रहा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय में गठन एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश से मिलाकर किया जाता है। और सबका नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। मुख्य का भी राष्ट्रपति और अन्य का भी राष्ट्रपति होता है। कौन अनुच्छेद के तहत? 217 के तहत। माने एगो मुख्य न्यायाधीश और बाकी अन्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। कौन अनुच्छेद के तहत? कर भिन्न भिन्न उच्च न्यायालय में, माने अलग अलग हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होता है। अलग अलग उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अलग अलग होता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि इतना होना चाहिए कम से कम, इतना होना चाहिए अधिकतम। इसका कोई सीमा, एगो मुख्य होना चाहिए बाकी अन्य होना चाहिए, तो उसका सीमा कोई निर्धारण नहीं है। आगे देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में सबसे ज्यादा है अभी। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए योग्यता क्या होना चाहिए, इसे देख लीजिए। भारत का नागरिक हो, जो भारत का नागरिक होगा तभी हाई कोर्ट के न्यायाधीश बन सकता है। और दूसरा, कम से कम 10 साल तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय में या एक से अधिक उच्च न्यायालय में 10 साल तक लगातार वकील रहा हो, एडवोकेट रहा हो। हाँ, 10 साल तक लगातार वकील रहा हो, या तो 10 साल तक अगर वकील नहीं है तो न्यायिक पद धारण कर चुका हो। न्यायिक पद कहने का मतलब क्या हो गया कि 10 साल तक यदि न्यायिक पद धारण किया हो, नहीं अगर ये लग फुलफिल कर रहा है तो 10 साल तक क्या रहा हो? वकील रहा हो, अधिवक्ता रहा हो। दोनों में से कोई एगो फुलफिल करेगा तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, जिसको कौन बनाएगा? राष्ट्रपति। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य में, हाँ ना, खंडपीठ हो सकता है। देखिए एक राज्य का, आपका क्वेश्चन है कि एक राज्य में क्या 2 उच्च न्यायालय हो सकता है? नहीं, हाई कोर्ट एक होगा। हाँ, खंडपीठ हो सकता है, माने सुनवाई वहां भी होगा। जैसे एमपी का हो गया आपको भोपाल, इंदौर में भी है, ग्वालियर में भी है। तो जैसे यूपी का हो गया प्रयागराज, इलाहाबाद, लखनऊ में भी है। तो खंडपीठ हो सकता है लेकिन उच्च न्यायालय 2 गुना होगा। आगे देखिए क्या कह रहा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उस राज्य
कौन राज? जिसमें उच्च न्यायालय है स्थित राज्यपाल उसके पद की शपथ दिलाता। माने जिस राज्य में हाई कोर्ट है उसी राज्य का राज्यपाल के द्वारा शपथ दिलाया जाता। नियुक्त कर रहा है कौन? राष्ट्रपति। और शपथ कौन दिला रहा? राज्यपाल। कौन कहाँ का राज्यपाल दिला रहा है? जिस राज्य में हाई कोर्ट है उसी राज्य का राज्यपाल शपथ दिलाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम उम्र सीमा कितना है? माने नियुक्त हो गया तो रिटायरमेंट का उम्र कितना है? 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट में था 65 वर्ष और हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद से राष्ट्रपति को संबोधित कर कभी भी त्यागपत्र दे सकता है। माने हाई कोर्ट के न्यायाधीश अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसको देगा? राष्ट्रपति को। पॉइंट क्लियर है ना? आगे, जिस व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीश के रूप में काम किया हो, अगर हाई कोर्ट में न्यायाधीश का जज का काम किया हो तो वह उसी उच्च न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। अगर जो जज रहा है वही हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता, किंतु किसी दूसरे उच्च न्यायालय में अथवा उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकता है। जैसे पटना हाई कोर्ट का यदि जज है, रिटायरमेंट किया, तो पटना हाई कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता, लेकिन इलाहाबाद प्रयागराज हाई कोर्ट में वकालत, माने किसी दूसरे उच्च न्यायालय में वकालत कर सकता है, या उच्चतम न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में भी वकालत कर सकता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आगे आ जाइए। केरल उच्च न्यायालय ने 1997 में सबसे पहले बंद को असंवैधानिक घोषित किया। माने सामान्यतः जो होता है, अगर महिला सशक्तिकरण उस तरह का विचारधारा का कोई मुद्दा हो तो आप न्यायालय बंद नहीं कर सकते। अगर बंद है तो जज के आवास पर कार्रवाई होगा, लेकिन होगा। तो बंद को असंवैधानिक घोषित कौन किया है? पहली बार केरल उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसी प्रकार हटाया जा सकता, पदस्थ किया जा सकता जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता। क्लियर है पॉइंट? याद करिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को कैसे हटाए थे? तो लोकसभा और राज्यसभा में प्रार्थना प्रस्ताव ला करके उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए थे। उपस्थित मत देने वाले पूर्ण बहुमत और कुल सदस्यों के बहुमत पारित करके तब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया गया था। क्लियर है? जैसे लोकसभा राज्यसभा उपस्थित जितने सदस्य है उसका पूर्ण 2/3 बहुमत प्लस जितने मैक्सिमम सदस्य, जैसे 245 है राज्यसभा में और 243 है अभी लोकसभा में, उसका भी बहुमत होना चाहिए। माने जितने सदस्य हैं उसका भी बहुमत और उपस्थित के 2/3 बहुमत। तब प्रार्थना प्रस्ताव जा रहा था राष्ट्रपति के पास और राष्ट्रपति उस पर अनुमोदन करके हटा रहा। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को उसी प्रकार से हाई कोर्ट के न्यायाधीश वो भी सेम हटेगा। क्लियर है? राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार किसी भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकता है, बढ़ा सकता है, या अतिरिक्त न्यायाधीश को नियुक्ति कर सकता है। वही बात, कोई भी उच्च न्यायालय में राष्ट्रपति संख्या बढ़ा सकता है, बढ़ा घटा सकता है। आगे आ जाइए। अगला कह रहा है राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, माने जो रिटायर कर गया है, न्यायाधीश को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए अनुरोध कर सकता है। अगर कोई उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के न्यायाधीश रिटायर कर गया, अवकाश प्राप्त कर लिया, 62 साल हो गया, तो भी राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के कार्य करने के लिए अनुरोध कर सकता है, और वो कर सकता है कार्य राष्ट्रपति के अनुरोध के अनुसार। है समझ में? अवकाश के बाद भी उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। सेम कॉन्सेप्ट वही है। जैसे सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 129 कह रहा था कि अभिलेख न्यायालय है कि जो भी डिसीजन होगा रिकॉर्डेड होगा, लिखित होगा। सेम उसी प्रकार से हाई कोर्ट भी अभिलेख न्यायालय होगा। कौन अनुच्छेद में है? माने हाई कोर्ट में भी जो डिसीजन होगा ना वो लिखित बनते जाएगा, रिकॉर्डेड बनते जाएगा, ताकि भविष्य में उसको नजीर के तौर पर पेश किया जा सके। तो उसके निर्णय आधिकारिक माने जाते हैं। जो एक बार हो गया वो फाइनल है, तथा उसके आधार पर न्यायालय अपना निर्णय दे सकता है। माने सुप्रीम कोर्ट का जिस प्रकार से अभिलेख न्यायालय था कि जो डिसीजन हुआ वो रिकॉर्डेड बन गया, लिखित बन गया, भविष्य में उसको एग्जाम्पल के तौर पर पेश करके किसी दूसरा सजा सुनाया जा सकता। माने कल एग्जाम्पल भी बताते, जैसे सपोज करिए हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाया, फैसला सुना दिया, अगर कोई व्यक्ति दंडित, किसी व्यक्ति को अगर दंडित किया गया 50,000 का चोरी के जुर्म में, और 50,000 दंडित किया गया चोरी के जुर्म में, मोबाइल चुरा लिया था, तो ये रिकॉर्डेड बन गया, लिखित बन गया।
कल के डेट में ये लिखित पेश करेगा कोई वकील, कहेगा माननीय महोदय, उच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट में 50,000 रुपये मोबाइल चुराने का जुर्माना लिया गया था, इसलिए अदालत से दरख्वास्त करेंगे कि कटघरे में जो मुजरिम खड़ा है इसको भी कार्रवाई किया जाए। तो रिकॉर्डेड बन जाएगा, देखेगा हाँ हुआ था कि नहीं हुआ था, दे हाँ। तो ई अगेंस्ट माने कहने का एक तरह का कानून बन जाता है, इसके आधार पर भविष्य में सजा हो सकता है। समझ में? तो उच्च न्यायालय भी अभिलेख न्यायालय है। कौन अनुच्छेद के तहत? 215। भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके, माने भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण किसी दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है। मतलब पटना हाई कोर्ट के न्यायाधीश को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करना होगा तो राष्ट्रपति करेगा। किससे परामर्श लेगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश, माने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को किसी दूसरे हाई कोर्ट में स्थानांतरण ट्रांसफर कर सकता है। क्लियर है? आगे आ जाइए। अब बॉक्स में देखिए कि कौन कौन उच्च न्यायालय है, दिखाई दे रहा होगा, छोटे छोटे हैं लेकिन आपका किताब आपके पास अवेलेबल है। देखिए जो पढ़ेंगे वही टिक लगा। कलकत्ता हाई कोर्ट का स्थापना पूछेगा कब हुआ था? 1862 में। किसका किसका है से देखिए, पश्चिम बंगाल का है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। और कलकत्ता हाई कोर्ट कहाँ है? कोलकाता में। इसका खंडपीठ माने और भी सुनवाई होता है, कहाँ होता है? पोर्ट ब्लेयर और जलपाईगुड़ी। क्लियर है? खंडपीठ है लेकिन मुख्य पीठ जो है हाई कोर्ट कहाँ है? कोलकाता। बम्बई हाई कोर्ट कहाँ है? पहले स्थापना हुआ 1862 में। 1862 में बम्बई हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है। अब देखिए किसका किसका है? महाराष्ट्र का, और किसका है? गोवा का, और किसका है? दमन दीव का। दे देगा निम्नलिखित में से किसका उच्च न्यायालय मुंबई नहीं है? तो है किसका? जान गए, एक ही हो खाली। मद्रास हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? और किसका किसका है? तमिलनाडु और पुडुचेरी का। मद्रास का हाई कोर्ट कहाँ है? और खंडपीठ कहाँ है? मदुरै। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है? और किसका है? 1866 में यूपी का है। अब खंड मूल पीठ माने कहाँ है? हाई कोर्ट। और खंडपीठ ब्रांच कहाँ है? लखनऊ है। जो पढ़ेंगे वही। पटना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है? और सिर्फ बिहार के 1916 में है और पटना है। खंडपीठ है? नहीं है। अरे भाई बनने वाला से मिथिला में थोड़े है अभी है नहीं ना खंडपीठ, नहीं। आई आगे अगला पॉइंट में देख लीजिए। गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है? 1948 में। 1948 में गुवाहाटी हाई कोर्ट का स्थापना हुआ है। वो किसका? असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। देखिए कई गो राज्य के हो गया। और हाई कोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी। खाली एक गो। 3 गो राज्य ऐसा था जहाँ जो 2 या 2 से अधिक के था, एगो हुआ। दूसरा आगे देखिए, राजस्थान हाई कोर्ट का स्थापना 1950 में हुआ है। खाली राजस्थान के हाई कोर्ट है जोधपुर। और खंडपीठ कहाँ है? जयपुर है। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? खाली जबलपुर। और खंडपीठ कहाँ है? ग्वालियर और इंदौर। 1 नंबर पर खंडपीठ है और 2 नंबर पर ग्वालियर है। केरल का हाई कोर्ट कहाँ है? खाली एर्नाकुलम। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट स्थापना 1957। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के हैं। कहाँ है? श्रीनगर। खंडपीठ कहाँ है? जम्मू। आराम से देखिए। गुजरात का हाई कोर्ट कहाँ है? अहमदाबाद। दिल्ली हाई कोर्ट कहाँ है? दिल्ली। पंजाब और हरियाणा देखिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट स्थापना 1966। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़। कहाँ है? चंडीगढ़। दो अधिस राज्य का हो गया। हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? शिमला। सिक्किम का हाई कोर्ट कहाँ है? गंगटोक। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट कहाँ है? बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का हाई कोर्ट का स्थापना भी 2000। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ के बाद उत्तराखंड आ जाइए। उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल। झारखंड हाई कोर्ट का स्थापना 2000। कहाँ हाई कोर्ट? रांची। अब देखिए दे देगा मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा तीनों का हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ? 2013।
कि कहाँ जरूरी नहीं है। तेलंगाना हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है? 2019। खाली तेलंगाना क्या है वो कहाँ है? हैदराबाद। आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है? अमरावती। कहाँ है? अमरावती। तो कब स्थापना हुआ है? 2019 में। वो आंध्र प्रदेश का है खाली। जब आंध्र प्रदेश तो तेलंगाना एक ही गो में था, तब उच्च न्यायालय कहाँ था? हैदराबाद। और वो हैदराबाद उस समय स्थापना कब हुआ था? 1954। कोई दिक्कत है इसमें? कोई किंतु परंतु होगा तो ऑब्जेक्शन लगाइएगा। कुछ बाबू लोग कमेंट करते हैं कि सर खाली चुपचाप पढ़ाइए ना, बतियाते हैं, बड़ी वेस्ट होता है। आइए आगे। कोई बात नहीं, आपकी भावना को समझ रहे हैं। देखिए, उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। अब हाई कोर्ट का क्या क्या क्षेत्राधिकार? जैसे सुप्रीम कोर्ट का देखे थे, नहीं देखे थे? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय न्यायालय सब देखे थे ना। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार देखिए, प्रत्येक उच्च न्यायालय को जो पढ़ेंगे वही, तलाक, विवाह, अगर कोई न्यायालय को नहीं मान रहा, सिविल कोर्ट का मैटर नहीं माना, अवमानना कर रहा, कुछ राजस्व से संबंधित और नागरिकों के मौलिक अधिकार से संबंधित भी। मौलिक अधिकार से संबंधित कौन अनुच्छेद? आवश्यक निर्देश, विशेषकर बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, लेख जारी का अधिकार प्राप्त है। मतलब ये हो गया कि मौलिक अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार के एडिट जारी करने का अधिकार। कौन अनुच्छेद? 232, 226 ना, 226 खाली 32 में है सुप्रीम कोर्ट के। अब तलाक से संबंधित, विवाह से संबंधित, न्यायालय कोई नहीं मान रहा उससे संबंधित, राजस्व से संबंधित, विवाद पर भी हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप जा सकते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार माने सीधे सीधे आप हाई कोर्ट जाइए, सिविल कोर्ट जाने की जरूरत, गए तब वो सही, नहीं गए और डायरेक्ट आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। बाकी सामान्य मुद्दा में पहले सिविल कोर्ट जाइए तब हाई कोर्ट जाइए, लेकिन इन सब तमाम मुद्दा में डायरेक्ट हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। यानी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यह हुआ कि पहली बार कहाँ? हाई कोर्ट। चलिए आगे आ जाइए, क्या कह रहा है से? अपीलीय क्षेत्राधिकार। अपीलीय क्षेत्राधिकार क्या है सर? तो फौजदारी मने मारपीट मामले में अगर सत्र न्यायाधीश, अगर सिविल कोर्ट मृत्यु दंड दे दिया है, सिविल कोर्ट अगर मृत्यु दंड दे दिया है, तो उच्च न्यायालय में उसके विरुद्ध अपील हो सकता है। तो उसके सिविल कोर्ट के अगेंस्ट में उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर हो सकता है। क्लियर है? अब देखिए, दीवानी मामला में उच्च न्यायालय में उन सब मामला के, दीवानी माने पैसा कौड़ी, अपील हो सकता है जो 5 या 5 लाख से अधिक का मैटर हो। अब 10,000 का मैटर है तो हाई कोर्ट जाइएगा। 5 लाख या 5 लाख से अधिक का मैटर हो, संपत्ति का बात हो, तभी हाई कोर्ट में सुनवाई हो सकता है। उससे कम वाला सिविल कोर्ट जाइए। उच्च न्यायालय जो पढ़ेंगे वही टिक लगाना है, सब नहीं। उत्तराधिकारी सब नहीं टिक लगाइएगा। उत्तराधिकारी ऐसे मान के चलिए 2 गो बेटा 1 गो बेटी है, तो उत्तराधिकारी में पावर तीनों के बराबर। भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, कोई कर्ज लिया और नीरव मोदी की तरह फरार हो गया, सब संरक्षण से संबंधित मामला में सुनवाई हो सकता है। कहाँ? हाई कोर्ट। उत्तराधिकारी, भूमि प्राप्ति, दिवालियापन, इन सब से संबंधित जो विवाद होगा इसमें हाई कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। अपील का क्षेत्राधिकार है। क्लियर है पॉइंट? आगे आ जाइए। उच्च न्यायालय में मुकदमा का हस्तांतरण कैसे ट्रांसफर होता है? उच्च न्यायालय में मुकदमा देखिए, उच्च न्यायालय में मुकदमा का हस्तांतरण, यदि किसी उच्च न्यायालय को ऐसा लगे कि जो अभियोग अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन है, और जो मैटर सिविल कोर्ट में चल रहा है वो विचाराधीन है, सिविल कोर्ट के विषय नहीं है वो, तो विधि के किसी सारगर्भित प्रश्न में अगर संबंधित है, सीधा सीधा जो सिविल कोर्ट में मैटर चल रहा है वो विचाराधीन है, सिविल कोर्ट के विचार करने वाला नहीं है, तो उस परिस्थिति में अपने यहाँ हस्तांतरित कर सकता है या उसे निपटारा करने का स्वयं देता है। मैंने सीधा सीधा या तो स्वयं निपटारा कर देगा ना तो गाइड कर देगा। देखिए फिर से क्या कह रहा है, यदि किसी उच्च न्यायालय में ऐसा लगे हाई कोर्ट के कि जो अभियोग जो अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा मुकदमा वो विचाराधीन है, वहाँ विचार लायक नहीं है, तो वह किसी सारगर्भित प्रश्न, कोई विधि का प्रश्न है, कोई कानून की बात है, वैसा मुद्दा यदि हो तो उसे अपने यहाँ हस्तांतरित करवा लेगा, अपने यहाँ हस्तांतरित करवा लेगा हाई कोर्ट, या उसका निपटारा स्वयं कर देगा, या गाइड करेगा, उसका निपटारा स्वयं कर लेगा जो पेंडिंग में मुद्दा है। क्लियर है पॉइंट? कर देता है यहाँ तक।
या विधि से संबंधित प्रश्न को निपटारा अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय के लिए वापस भेज देता है या गाइड करके वापस भेज देता है। तो मैंने सिविल कोर्ट से अपने यहाँ ट्रांसफर स्थानांतरण हाई कोर्ट मुद्दा करवा सकता है। यह होता है उच्च न्यायालय का मुकदमा का हस्तांतरण। अब देखिए प्रशासकीय दरोगा में यह क्वेश्चन पूछा था, प्रशासकीय अधिकार प्रशासकीय अधिकार हाई कोर्ट के है कि नहीं है? देखिए हाई कोर्ट अपने अधीनस्थ न्यायालय, अपने अधीनस्थ समझ रहे हैं, जैसे सिविल कोर्ट हो गया, न्यायालय में नियुक्ति, प्रमोशन, पदोन्नति, प्रमोशन, डिमोशन और छुट्टी से संबंधित सब नियम बनाने का अधिकार है। सिविल कोर्ट के प्रमोशन, डिमोशन, न्यायाधीश का छुट्टी से संबंधित सब नियम बनाने का अधिकार किसको है? हाई कोर्ट को। यही हाई कोर्ट का प्रशासकीय अधिकार कहलाएगा। ले देगा निम्नलिखित में से कौन सा हाई कोर्ट के प्रशासकीय अधिकार नहीं है? तो है क्या क्या है? नियुक्ति, सिविल कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति, प्रमोशन, डिमोशन, छुट्टी से संबंधित नियम बनाने का अधिकार प्रशासकीय अधिकार के अंतर्गत आता है हाई कोर्ट का। अब अपने अधीनस्थ न्यायालय के बारे में सब बनाएगा। क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के प्रमोशन डिमोशन के बारे में बनाएगा? नहीं। आगे नोट, उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ऐसा नहीं कि जो हाई कोर्ट है राज्य में सबसे बड़ा का न्यायालय, राज्य का सुनवाई करने का सबसे बड़ा अपील होने का उच्च न्यायालय नहीं है। राज्य सूची से संबंधित विषय में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील हो सकता है। ऐसा नहीं कि राज्य का सबसे बड़ा का उच्च न्यायालय हो गया, उसके अगेंस्ट कोई सुनवाई नहीं होगा कि सबसे बड़ा का है, नहीं। उच्च न्यायालय के अगेंस्ट भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकता है। वही कह रहा है कि उच्च न्यायालय राज्य में अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं है। ऐसा नहीं कि अगर हाई कोर्ट जो कह दिया तो कह दिया फाइनल है, नहीं। सर्वोच्च न्यायालय नहीं है राज्य के लिए। अगर राज्य सूची से संबंधित विषय है तबों में, राज्य सूची के संबंधित विषय तब भी आप उच्च न्यायालय निर्णय दिया है उससे संतुष्ट नहीं है तो उसके अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इसका मतलब राज्य का भी सर्वोच्च न्यायालय है। ऐसा नहीं कि राज्य का सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय होगा, सर्वे सर्वा उच्च न्यायालय नहीं होगा। उच्च न्यायालय के अगेंस्ट भी सुनवाई राज्य सूची के विषय पर सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। क्लियर? चलिए आज ये लोक अदालत देखो, ये अगर साइकिल वगैरह पर बाजा बांध के प्रचार करते रहता है लोग कि गांधी मैदान से निकट में जो विश्वविद्यालय है बगल में, कौन महिला विश्वविद्यालय है, और जहाँ अभी हाँ बापू सभागार में जन अदालत, लोक अदालत लगाया जा रहा है। इसमें छोटे बड़े जैसे चोरी, चंडाली, मारपीट, झगड़ा, झंझट, छोटे छोटे मुकदमा सब पर विचार किया जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक लोग उपस्थित हों और इसमें कार्रवाई में भाग लें और अपना न्याय पाएं। कभी देखो ये बोलते हुए बाजा बांध लेता है, साइकिल पर घूमते रहता है, एक आवश्यक सूचना, लोक अदालत लगाया जा रहा है। इसमें तमाम छोटे बड़े जैसे कि चोरी, मारपीट, छोटे छोटे रकम वाली बात सबका सुनवाई किया जाएगा। समय 10 बजे अनाउंस करते रहता है ना। हाँ सब जिले में है लोक अदालत, तो सब जिला में लोक अदालत। लोक अदालत कानून विवाद के मैत्रीपूर्ण समझौता के लिए वैधानिक मंच है। भाईचारा सुलहनामा समझौता के लिए वैधानिक मंच है लोक अदालत। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, सीधा सीधा लोक अदालत अधिनियम कौन सा है? 1987। इसमें संशोधन कब हुआ है? लोक अदालत अधिनियम 1987 संशोधन हुआ 2002 में। और लोक अदालत में मैत्रीपूर्ण भाईचारा तौर पर मुकदमा का सुनवाई किया जाता है। एकरा में कोई दंड वाला व्यवस्था नहीं है। आ गया जैसे छोटा छोटा मुकदमा, मान के चले कोई रिक्शा चालक किसी को मार दिया और केस कर दिया और जेल कोई जा ही नहीं रहा छोड़ावे, झूठो झूठो के फसल है, 200 रुपये की वजह से जेल में है, 200 रुपये की वजह से कि तारीख पर तारीख चल रहा है, तो ऐसा के लिए लोक अदालत लगाया जाता है। असल में छोटे मोटे के लिए देखिए, लोक उपयोगी सेवाओं के विवादों के संबंध में मुकदमेबाजी से पहले सुलह और निर्धारण के लिए अस्थायी लोक अदालत की स्थापना के लिए प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है सर? मुकदमा से पहले ही लोक अदालत में सुनवाई का प्रावधान है। देखिए क्या कह रहा है,
लोक उपयोगी सेवाओं के विवाद के संबंध में मुकदमाबाजी से पहले, जब मुकदमा नहीं हुआ, नहीं था कि 16 कर लीजिए, केस करने से फालतू फंस जाएगा, केस करिएगा आपको भी लॉस होगा और जिस पर केस करेंगे उसको भी लॉस होगा, नहीं कहता है कि ज़्यादा अगर भूसा हो गया, पुआल हो गया है तो भैंस बांध दीजिए, खत्म होने समय ना लगेगा, ज़्यादा पैसा हो गया तो 4 को केस कर दीजिए, ना हो जाता है कि दोनों का नुकसान होगा, इसीलिए केस उस करने से कोई फायदा है नहीं, 16 कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, तो कहाँ होगा, लोक अदालत में। वही कह रहा है, लोक उपयोगी सेवाओं के विवाद के संबंध में मुकदमाबाजी से पहले 16 और निर्धारण के लिए अस्थायी लोक अदालत की स्थापना प्रदान करता है। क्लियर है? ऐसे फौजदारी, फौजदारी माने मारपीट, जो जिनसे समझौता नहीं किया जा सकता। अब किसी का मर्डर हो गया तो समझौता वाला बात है, तो ऐसे फौजदारी जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता, बाकी दीवानी और बाकी फौजदारी, जैसे मार दिया 2 थोपी तो समझौता वाला बात ना है। तो पैसा कौड़ी वाला फौजदारी या राजस्व से संबंधित कोई भी अदालत में पेंडिंग है, लंबित है, तो सभी कानून मैत्रीपूर्ण माने भाईचारापूर्ण समझौता के लिए लोक अदालत में लाए जा सकते हैं। असल में माने वैसा फौजदारी को छोड़ दीजिए जिसमें 16 नहीं संभव है, बाकी फौजदारी, दीवानी, राजस्व से संबंधित सारे मुकदमा को लोक अदालत में लाया जा सकता है और भाईचारा के तौर पर 16 किया जा सकता है। कानूनी विवाद को लोक अदालत मुकदमा दायर होने से पूर्व अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है, माने सीधे सीधे कहिए मुकदमा होने से पहले लोक अदालत अपने यहाँ स्वीकार कर सकती है। लेकिन सोचिए केसो कर दे और 16 कर ले तो दोनों गड़बड़ा जाएगा ना। लोक अदालत के निर्णय अन्य किसी दीवानी न्यायालय के समान ही होता, दोनों पक्ष पर लागू होता। जो लोक अदालत डिसीजन दे दिया वो दोनों पक्ष पर लागू होता है और यह निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालत हो गया तो फाइनल, ऐसा नहीं कि लोक अदालत में 16 हो गया और आगे जाके केस कर दिए। लोक अदालत का निर्णय अंतिम होता है। लोक अदालत द्वारा दिया गया निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं किया जा सकता। लोक अदालत में निर्णय हो गया तब कोई कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। देश के लगभग सभी जिला में अस्थायी और सतत लोक अदालत स्थापित किया गया। सब जिला में 16 होता है। लोक अदालत 5 लाख रुपए तक के दावा का विचार कर सकता है, इससे ज्यादा का विचार नहीं कर सकता। दिल्ली में पहली बार लोक अदालत कब बैठा था? 1985। आगे जो उपभोक्ता संरक्षण, देख इसको थोड़ा सा समझ जाइए तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। हाँ, हाई कोर्ट तारीख पर तारीख क्यों देता है? फाइनल निष्कर्ष नहीं पहुंच पाता, इसलिए जब तक फाइनल निष्कर्ष नहीं पहुंचेगा तारीख देते रहेगा। फाइनल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचने के कारण तारीख देते रहता है। हाँ, जनता दरबार में अगर हो गया तो फाइनल ना। उपभोक्ता संरक्षण दूसरा है भाई, लोक अदालत ही जनता दरबार है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण। मोटा मोटी इसको समझिए। आप किसी के दुकान से सोना खरीदे हैं, अब 50,000 के 10 ग्राम लिए हैं रेट के अनुसार, और बिल दे दिया। 2 दिन घरे गए पहने, होकर बाद काला हो गया। तो काला हो गया भाई, 50,000 के 10 ग्राम लिए हैं और सोना लोहा की तरह हो गया। दुकानदार के पास जाइएगा भाई 2 दिन में काला हो गया, तू कहे कि अब बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, फेरा फेरिए 1 लाख, कब फेरिएगा तो 1 लाख दीजिएगा तब फेरेंगे। ऐसे कहेगा तो जाएंगे हम लोग केस करेंगे। कहाँ जाएंगे? थाना में जाएंगे कि कर्मचारी के पास जाएंगे कि कंज्यूमर कोर्ट में जाएंगे? कंज्यूमर कोर्ट, उपभोक्ता संरक्षण में जाएंगे। जाकर वहां कहेंगे कि देखिए सोना कह करके सोना का कीमत लिया है 10 ग्राम 50,000 और काला हो गया, लोहा से भी बदतर खराब लग रहा है कि कचिया लोहा है एकदम, और पैसा मांग रहे हैं, चाहे वापस करने की बात कर रहे हैं तो कोई सुनवाई नहीं कर रहा। उपभोक्ता संरक्षण उस विवाद को निपटारा करेगा। कहे कि बिल लाइए, कितना दिए हैं? 50,000। जीएसटी बिल है? हाँ है। पक्का बिल सब चीज़ है। दुकानदार पर एक्शन होगा, दुकानदार को इंटरेस्ट समेत वापस करना पड़ेगा और दंडित भी होगा। ठगनी के आरोप में 420 के आरोप में लगेगा 2 दिन को धारा, नुकसान भी होगा। उपभोक्ता संरक्षण में क्लियर हुआ?
अब वही बिल दे दिया, ऐसे ही हाथ पर लिख के दे दिया, कागज पर लिख के ऐसे दे दिया, वो कह दिया कि हम हमारा है ये नहीं है, कोई प्रूफ है? आइए आगे। इसीलिए बिल पक्का लें। तो भारत सरकार के उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिए, जो उपयोग कर रहा है उसके संरक्षण के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 पारित किया गया। इसी के तहत जो गारंटी वारंटी मिला है ना, वो इसीलिए एक्सचेंज कर देता है। गारंटी दिया है पंखा के, ले गए एक्सचेंज करे तो नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि डर है। उपभोक्ता समस्याओं के निपटाने के लिए जिला स्तर पर जिला फोरम बनाया गया। समझ सकते हैं, जिला पर ऐसा नहीं कि दिल्ली जाइएगा तब है, जिलों में है। राज्य स्तर पर राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण बनाया गया है। अब देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग बनाया गया है। तीनों लेवल पर काम कर रहा है उपभोक्ता संरक्षण। जिला में जाइए, राज्य में जाइए, देश की बात करें, हाँ सबका ऑफिस अलग रहता है। जिला फोरम 20 लाख तक के मामला पर विचार करेगा। 20 लाख से ज्यादा की सुनवाई, कितना उठा है तो 20 लाख तक। और राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग जो है 20 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक के विचार करेगा, सुनवाई करेगा, इससे ज्यादा के मामला नहीं करेगा। और राष्ट्रीय उपभोक्ता जो विवाद निवारण आयोग है वो 1 करोड़ से ऊपर है, चाहे जितना ज्यादा हो, सबका सुनवाई करता है समझ में? आगे कैट की जरूरत नहीं है, ये जरूरी नहीं है। राज्य की कार्यपालिका आ जाइए, हेडिंग होगा राज्य की कार्यपालिका।